अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें अभी हम लोगों ने क्या डील करना है, क्या चीज़ डिस्कस करनी है। पार्शियल प्रेशर का इफ़ेक्ट रेस्पिरेशन पे। ठीक है, कि किस तरह से जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज़ में। ये सब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है एटमॉस्फेयर। उसमें है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159.6 मिलीमीटर मरकरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 7.6 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, ये तकरीबन निगलेक्टेबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ा है। तो अब होगा क्या कि जो हमारा लंग्स है ना उसमें एल्वियोलाई, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि लंग्स में एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर सैक्स, जिनको लंग्स के अंदर प्रेजेंट है एल्वियोलाई, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एयर सैक्स। तो उनमें जो एयर प्रेशर है ना उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 100 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40 मिलीमीटर मरकरी। तो ऑक्सीजन जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो इधर कितना था, 159.6, अंदर कितना है, 100। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी, बाहर से इनसाइड। और इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड है 40 मिलीमीटर मरकरी और आउटसाइड है 7.6। तो कहाँ से कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, आउट ऑफ द बॉडी, लंग्स में, मतलब कि ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी बाहर को एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, ये भी हमने किसकी बात की थी, एयर सैक एल्वियोलाई की। अब लंग्स के अंदर एल्वियोलाई भी होते हैं, एल्वियोलाई के साथ ही ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे क्या रोल है कि ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा समझो ये ब्लड आ रहा है, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये पहले सबसे पहले हम लोग ना देख लेते हैं कि ब्लड जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये बॉडी से हमारा ब्लड किस में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जो रेड ब्लू कलर है ना, ब्लू, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड किस में है, राइट एट्रियम में, उधर से किधर गया, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या चीज़, पल्मोनरी आर्टरी। अब वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाती है लंग्स में। तो ये ब्लड जो है ना पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ है, लंग्स के अंदर, और लंग्स में क्या है, कैपिलरीज। तो ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। और फिर पल्मोनरी, जब यहाँ से एक्सचेंज होगा गैसेस, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इस ब्लड में आ जाएगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और उधर से बॉडी में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आ रही है लंग्स में, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड के 48 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, अब इसका मतलब कि जिस वक्त ये ब्लड इन कैपिलरीज में आया है, यहाँ पे जिस वक्त इन कैपिलरीज में एंटर हुआ है, तो ब्लड का सेम पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कितना है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 48। यहाँ पे इस एल्वुलाई में क्या है, 100 किसका है, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40। तो अब 100 ये है, यहाँ पे कितना है, मतलब यहाँ पे समझ लो ऑक्सीजन का कितना है 100 और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 40।
तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 46 या फिर 48, तो यहाँ पे कितना है 40। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। तो अब ये जो ब्लड यहाँ पे आया था उसका ये पार्शियल प्रेशर था उसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तो ये एक्सचेंज कब तक होता है, जब तक दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाए। तो अब यहाँ पे जो न्यू हमारे पास ब्लड गेन हुआ है जो कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन में एंटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो ब्लड है उसका अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर देखते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कितना होगा, सेम एज एल्वेलाई। कितना, मतलब कि ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 मिलीमीटर मरकरी। तो ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में मतलब जो ब्लड आया है ना वो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी पार्शियल प्रेशर है 100 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। अब यहाँ पे ना कुछ वेन्स होती हैं, थेबेजियन वेन्स, स्पेशल वेन्स। अब ये वेन्स का क्या रोल है, अब हार्ट की कुछ मसल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। तो अब वो उनका क्या काम होता है, हार्ट के मसल्स को ब्लड देना। तो जब हार्ट के मसल्स को ब्लड दे दिया जाता है ना उसके बाद जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हार्ट के मसल्स में भी ऑक्सीजन की एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन यूज़ हुई है। तो अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हार्ट के मसल्स को गया था वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो बजाय राइट साइड पे जाने के वो लेफ्ट साइड पे जाती हैं, थेबेजियन वेन्स। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ वो किस में एंटर हो गया, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इससे क्या होगा कि ये जो पहले पार्शियल, अब क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है तो इसका पार्शियल प्रेशर इसमें ऑक्सीजन का तो कम होगा, वो ऑलमोस्ट 40 के इक्वल होगा। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो ये ब्लड यहाँ पे मौजूद होता है ना उसमें जो ब्लड यहाँ पे मौजूद है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिर जाता है, जो कि गिर के क्या हो जाता है 96 मिलीमीटर मरकरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थेबेजियन वेन्स का रोल क्या है कि थेबेजियन वेन्स एंटर deoxygenated blood in left side of heart and and mixes oxygenated blood with deoxygenated blood, hence reduces the partial pressure of oxygen from 100 to 96 मिलीमीटर मरकरी। अब मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारी बॉडी को जाएगा उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 96 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। अब ये हमारी बॉडी में किसी मसल में गया है, किसी टिश्यू में, ठीक है। अब समझ लो ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है। अब इस टिश्यू में, ये टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 48 मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का कितना 96 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 40। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे जो कैपिलरीज में आएगा वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 96 और इस टिश्यू के अंदर कितना है ऑक्सीजन का 40। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, ज़ाहिर सी बात है फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस ब्लड के अंदर कितना है 40 और इस टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 48, 40 और यहाँ पे 48। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो गई और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर। और कब तक आएगी, जब तक ये वाली सेम कंडीशन यहाँ पे इस ब्लड में ना मेंटेन हो जाए, अचीव ना हो जाए। जिस तरह यहाँ पे हुआ था ना, सेम एल्वुलाई वाली कंडीशन इस कैपिलरी के ब्लड में अचीव की थी हमने, सेम इसी तरह ही इस कैपिलरी के ब्लड में हम लोग इस टिश्यू वाली कंडीशन अचीव करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए।
अब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। सेम जो इस टिश्यू के अंदर कंडीशंस थी वही अब हमारे पास इस ब्लड में, जो कि यहाँ से इस आर्ट वेन में आया है, ठीक है, इन कैपिलरी से वेन में जो है। तो अब अगर इस जगह पे जो हमारे पास ब्लड है उसका हम लोग अगर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, ऑक्सीजन का होगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 48। ये सेम ब्लड इसी तरह जाएगा इस हार्ट में और ये हार्ट से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इधर। तो ये जो कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे बताई इस पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड में, वो सेम कौन सी है, ये वाली, और वो सेम ये है टिश्यू वाली। अब इसमें जो प्रोसेस इस एल्व्यूलाई में टेक प्लेस कर रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं हेल्डीन्स इफेक्ट। हेल्डीन इफेक्ट जो कि कहाँ पे हो रहा है, एल्व्यूलाई में, लंग्स में। और जो प्रोसेस यहाँ पे टिश्यू में टेक प्लेस कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। टिश्यू वाला कौन सा है, बोहर इफेक्ट। एल्व्यूलाई वाला कौन सा है, हेल्डीन इफेक्ट। सेम जो बात मैंने अभी बताई वही है कि हेल्डीन इफेक्ट क्या है, अक्रिंग इन एल्व्यूलाई, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके, हेल्डीन किसके रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था एल्व्यूलाई के अंदर, 40, और ब्लड में कितना था 46 to 48। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ गई, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्व्यूलाई। और बोहर इफेक्ट कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, टिश्यू में। तो ये समझ लो हमारे पास कोई टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड ब्लड कैपिलरी। तो अब इसमें हम लोग की अकरिंग इन टिश्यू रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड। तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है इस टिश्यू के अंदर, 40, और इस ब्लड में कितना है जो कि क्या ऑक्सीजनेटेड है, कितना 96। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, इस ब्लड से इस टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। सिंपल है, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये उसका हीम है जो कि क्या है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम। इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट होती है, आयरन Fe+, ठीक है। तो इस हीम ग्रुप के सेंटर में, और ये हमारे पास अल्फा चेन दो बीटा चेन है, इनके साथ क्या आके अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 वेज, ठीक है। 3 वेज कौन सी हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, और डिजोल्व्ड इन ब्लड, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह क्या टेक प्लेस करता है। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू है ना 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, हम लोग ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं तो ये किस तरह कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये हमारे पास लंग्स से ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसी भी टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लंग्स से लेते हैं, ठीक है ना, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन एंटर होती है ब्लड के अंदर एल्व्यूलाई में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे, टिश्यू के अंदर बनती है, तो टिश्यू के ही ब्लड कैपिलरीज में ये एंटर होती है, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला था, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर बाइकार्बोनेट आयन, ये मैं बताता हूँ किस तरह से करना। अच्छा, तो ये हमारे पास है कोई भी सेल,
जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हमारे पास है कोई भी ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज करके गई इस ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, आरबीसीज। ये हमारे पास है क्या है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई ब्लड में, ब्लड से किस में एंटर हो जाएगी, उस आरबीसी में, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर हम लोगों को पता है कि वाटर है, तो और साथ हीमोग्लोबिन भी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई है CO2। अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना देगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन ये बहुत मिनिमल अमाउंट, बहुत कम। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ अटैच, बॉन्ड बनाएगी। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगी ना, CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जब बनता है ना, तो ये स्प्लिट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिला, कार्बोनिक एसिड H प्लस और HCO3 माइनस। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रिएक्शन। ये हमारे पास क्या बना, H2CO3 जो कि क्या बन गया, H प्लस और HCO3 माइनस, ठीक है। अब ये जो HCO3 माइनस है ना, ये यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर यहाँ पे ब्लड में क्या चीज़ मौजूद है, सॉल्ट, NaCl। तो NaCl जो है ना, ये आयोनाइज होके बनाते हैं Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो ये जो HCO3 माइनस है ना, ये यहाँ पे इस के साथ बॉन्ड बना लेता है सोडियम के साथ और क्लोरीन अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये आरबीसी है, ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल। अब यहाँ पे हुआ क्या, HCO3 माइनस यहाँ से बाहर आया और क्लोरीन यहाँ से अंदर गया, क्लोरीन आरबीसी के अंदर गया और यहाँ से HCO3 माइनस बाहर आया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। उसके बाद अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो ये दोनों हैं, ये मिल के क्या बन गया, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ब्लड में फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। ब्लड में तैरता तैरता आराम से मूव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अब जब ये ब्लड पहुंचता है, ये कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, किसी भी टिश्यू के अंदर। अब ये ब्लड हमारे पास कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। अब लंग्स में क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है ब्लड से। अब क्या होगा, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल जो है ना, ये यहाँ पे पहुँच गया और ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो NaHCO3 माइनस, ये NaHCO3 है ना, ये इसमें से जो ये अंदर चला जाएगा इसके। पहले ये क्या करेगा कि ब्रेक डाउन होगा N सोडियम और किसमें, NaHCO3 माइनस में, HCO3 माइनस में, ठीक है। अब ये जो ये है सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ है, इसके रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा। क्या चीज़, ये बाइकार्बोनेट आयन। अब ये अंदर जाएगा।
अब अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद था, याद है, ये हाइड्रोजन ये बना था यहाँ पे, ये मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ये HCO3 माइनस रिएक्ट करके क्या बना देगा दोबारा से H2CO3, सेम ये चीज़। अब अगर इन दोनों को मिलने से ये बन सकता है, तो ये टूट के ये दोनों भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इसी तरह टूटेंगे और ये क्या बना देंगे CO2 और H2O। अब ये जो CO2 है ना, ये आराम से यहाँ से किधर, जैसे यहाँ सेल था, यहाँ पे क्या है एल्वियोलाई, और ये किस में चला जाएगा एल्वियोलाई में, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, इस एल्वियोलाई में, ठीक है। उम्मीद है समझ लग गई होगी, ठीक है। अब दोबारा से मैं 2 मिनट में बताता हूँ कि हुआ क्या। ये हमारे पास है सेल, ये हमारे पास है ब्लड, ये उसके अंदर RBC। सेल में CO2 बना, CO2 सीधा किसके अंदर गया, इसके अंदर। यहाँ पे CO2 रेड ब्लड सेल में क्या मौजूद था, वाटर, ये किसके साथ मिल गया, वाटर के साथ, और इसने क्या बना दिया H2CO3। H2CO3 टूट गया H प्लस और HCO3 माइनस में। HCO3 माइनस जो है ये बाहर आया, बाहर क्या था NaCl। NaCl जो है ये टूट के क्या बन गया था Na प्लस और Cl माइनस। तो इसने HCO3 माइनस ने Na के साथ बॉन्ड बना लिया, Cl अंदर चला गया। इसके अंदर जाने और इसके बाहर आने को हमने कहा था क्लोराइड शिफ्ट। अब ये जो है यहाँ पे क्या बन गया NaHCO3, ये इजीली ब्लड में मूव करता रहा और ये कहाँ पे पहुँच गया लंग्स तक। लंग्स में क्या था एल्वियोलाई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो NaHCO3 था ये टूट गया, दोबारा बना दिया इसने Na प्लस और HCO3 माइनस। HCO3 माइनस किसके अंदर दोबारा वापस चला गया, इस RBC के अंदर। RBC के अंदर ये गया है, RBC के अंदर पहले से मौजूद था ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये मिला HCO3 माइनस, और इसने क्या बना दिया H2CO3, जो कि दोबारा जिसने क्या बना दिया H2O और CO2, और ये CO2 सीधा किस में चला गया एल्वियोलाई में। सिंपल एज दैट। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेगुलेशन जो है ना, इसमें हम लोग पहले देखेंगे न्यूरल, उसके बाद केमिकल, ठीक है। वॉलंटरी ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वॉलंटरी किसे हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी मर्जी से सांस रोक रहा हूँ या अपनी मर्जी से सांस ले रहा हूँ, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि क्या है सेरिब्रम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इनवॉलंटरी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स एंड मेड्यूला, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट थे, हम लोगों ने कल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं मेड्यूला किस तरह कंट्रोल कर रहा है। मेड्यूला हैज़ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये हमारे पास हो गया डोर्सल, ये हमारे पास क्या है हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें ये ऊपर क्या है पोन्स, नीचे क्या है मेड्यूला। ये हम मेड्यूला डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये अगर मैं ये ऊपर क्या पोन्स, नीचे मेड्यूला। मेड्यूला में क्या है डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल क्या होता है बैक साइड, वेंट्रल क्या होती है एंटीरियर साइड, ठीक है। तो डोर्सल जो है ये न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ग्रुप भी। ये क्या करते हैं रेगुलेट्स इंस्पायरेशन, मतलब कि सांस अंदर लेना। और जो वेंट्रल है इट रेगुलेट्स, इट हैज़ बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स बट मेजरली कंट्रोल्स एक्सपायरेशन। तो रिजल्ट क्या हमने निकाला कि डोर्सल रेगुलेट्स इंस्पायरेशन, वेंट्रल रेगुलेट्स एक्सपायरेशन। ये रेगुलेटिंग डोर्सल इंस्पायरेशन सांस अंदर लेना, वेंट्रल रेगुलेटिंग सांस बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पोन्स, ठीक है। पोन्स जो है इट हैज़ ऑल्सो 2 पार्ट्स, ठीक है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड ए प्नियोस्टिक सेंटर।
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और ए न्यूमो इन्यूमोस्टिक सेंटर। प्रोनाउंसिएशन खुद ही करना है, ठीक है। प्न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ए न्यू न्यू ई न्यू स्टॉक्स है, जो भी है, मेरा दिमाग घूम गया। अच्छा, ये अब जो इनका नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नाम से शायद प्रोनाउंसिएशन आ जाए। ए का मतलब, ए जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना होना, ठीक है, नो। और न्यूस्टिक मतलब एयर, ठीक है, तो नो एयर। और न्यूमोटैक्सिक, ठीक है, ये न्यूमो का मतलब है एयर और टैक्सी का मतलब है मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है न्यूमोटैक्सिक और एन्यूस्टिक। ऊपर कौन सा है? न्यूमोटैक्सिक। एन्यूस्टिक कहाँ पे है? नीचे, ये वाला लोअर। अपर ये, लोअर ये, ठीक है। अब इसमें नाम में आ रहा है नो एयर। ए मतलब नो एयर। अगर हमारे जिस्म में एयर की कमी है तो हम लोग क्या करेंगे? सांस लेंगे। when there is no air we inspire, so it causes inspiration, मतलब कि ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। it stimulates the dorsal respiratory group which causes inspiration। अच्छा, ये डोर्सल था ना, ये इंस्पायरेशन कंट्रोल करता था। तो ये जो है ए न्यूस्टिक सेंटर जो है, ये क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। और न्यूमोटॉक्सिक का मतलब है एयर मूवमेंट, मतलब एयर बॉडी में अगर है तो क्या हम लोग करेंगे कि इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेने के अमल को हम लोग रोकेंगे। तो ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स एपिन्यूस्टिक सेंटर, सो इट स्विचेस ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब कि ये इसको स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है, स्विच ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। केमिकल रेगुलेशन में क्या होता है? ये हमारा हार्ट है, ये एओर्टा है। एओर्टा से हम लोगों के क्या निकलती हैं? आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरीज जहाँ पे भी बाइफरकेट होती हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, बाइफरकेशन। बाइफरकेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग ऑफ अ ब्लड वेसल इनटू टू। मतलब एक जो है वो दो में अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? बाइफरकेट। मतलब एक ये ब्लड वेसल थी जो कि दो में डिवाइड होगी, तो ये क्या हो गया? बाइफरकेट। तो जहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है ना, वहाँ पे यहाँ पे ना हमारे पास क्या मौजूद है? ग्लोमस। ग्लोमस क्या है? स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की कलेक्शन है, प्रेजेंट एट बाइफरकेशन विच कनेक्टेड विद हेरिंग नर्व्स। यहाँ से क्या निकल रही है? हेरिंग नर्व्स। ये तो ये हेरिंग नर्व्स अब कहाँ पे जा रही हैं? सीधा मेड्यूला ओब्लोंगेटा के साथ अटैच हो। करना काम क्या है? इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ये चेक करता है। एक किस्म का चेक पोस्ट है ये। यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ये चेक कर रहा है, चेक पोस्ट। तो अगर वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो भी ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा को बताएगा जाके, अगर ये ज़्यादा होगी तो भी बताएगा, ठीक है, हेरिंग नर्व के थ्रू। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हेरिंग नर्व जो है ये क्या करेगी? मेड्यूला ओब्लोंगेटा को जाके कहेगी कि ऑक्सीजन जिस ब्लड में ज़्यादा है तो अभी हमें सांस नहीं लेना। अगर सांस को कौन कंट्रोल करता है? सांस ना लेने के अमल को। यहाँ पे हमने बताया था कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये सांस लेने के अमल को स्विच ऑफ करता है, तो ये चीज़ स्टिमुलेट होगी। उसके बाद जो हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये एक्सपायरेशन, सांस बाहर निकालने को कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीजन हमने अब कम करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और वेंट्रल न्यूक्लाई को जाके ये मैसेज देगा कि काम करो। एज अ रिजल्ट ब्रीथिंग इन, जो हमने सांस अंदर लेना था, वो अमल बंद होगा। अगर ऑक्सीजन कम हो गई है ब्लड के अंदर तो हेरिंग नर्व जाके बताएगी मेड्यूला ओब्लोंगेटा को कि जिस समय ऑक्सीजन कम है तो अब सांस लेना है। सांस लेने के अमल को कौन कंट्रोल कर रहा है? एपन्योटिक सेंटर और डोर्सल न्यूक्लियाई।
तो ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देंगे।